इवेंट पीडब्ल्यू का है जिसमें सभी हम फैकल्टी मेंबर्स को नोएडा जाना है। तो इस वजह से फिर सिस्टम ने ये प्लान किया कि आज सैटरडे को एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे दो आप स्काई सर, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि लाइव क्लास का स्लॉट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आज आप लोगों के सामने रिकॉर्डेड लेक्चर लेके हाजिर हूँ आपके सामने। बिल्कुल अभी रात के 9-10 बज रहे होंगे और अब मैं रिकॉर्ड करने के लिए आ गया हूँ लेक्चर। चलिए दोस्तों, तो बिना एक भी मिनट का समय गवाएं हम कहानी शुरू करें। अगर मेरी रसगुल्ला आर्मी एकदम जबरदस्त एनर्जी के साथ है तो यस, कहानी शुरू करता हूँ। मेरी रसगुल्ला आर्मी कहानी शुरू करता हूँ। बड़े ध्यान से, बड़ी इत्मीनान से देखना। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा कि हृदय से संबंधित कौन कौन से रोग हैं और हृदय की जो कार्डियक क्रिया है उसका नियमन कैसे होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपन करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे छोटी सी बात अपन बात करने वाले हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। इसी को अपन बोल के चलते हैं बेटा, कोरोनरी परिसंचरण। कोरोनरी परिसंचरण। बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा दिल है वो हमेशा धड़कता रहता है और अगर दिल धड़कता है तो हृदय की जो पेशियां है, कार्डियक मसल है, उनमें भी क्या होगा, लगातार संकुचन। और आपको पता है जब भी पेशियों में संकुचन होगा तो ऊर्जा खर्च होगी, और हृदय पेशियों में सदैव वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उनको हमेशा ऑक्सीजन की और पोषक पदार्थों की जरूरत पड़ती रहेगी और शरीर में ऑक्सीजन पोषक पदार्थ को सप्लाई कौन करता है, रक्त। तो पक्का हृदय पेशियों के पास भी रक्त जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल हृदय पेशियों के पास भी रक्त जाना चाहिए। तो बड़े ध्यान से देखना। अब मान लो कि ये ह्यूमन बीइंग का हार्ट है, ए दिल है मुश्किल, ये अपने पास ह्यूमन बीइंग का हार्ट है, ये ह्यूमन बीइंग का हार्ट है। बोलो सर ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का हार्ट है और हमने बोल दिया इस हार्ट में ये जो मैंने बना दी ये सारी की सारी कार्डियक मसल्स है। बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, हमने मान लिया ये हार्ट था तो ये सारी की सारी अपने पास है कार्डियक पेशी, जिसको अपन बोलते हैं हृदय पेशी। ये हृदय पेशी है। अब बड़े ध्यान से देखना, आपको पता है लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जो था उससे महाधमनी निकलती है जो कि शरीर में रक्त को पंप करने का काम करती है, जो कि शरीर में रक्त को लेकर जाने का काम करती है, ये मेरे पास जो ब्रांच थी ये वो ब्रांच थी जिसमें ऊपर की तरफ रक्त जा रहा था। तो इस महाधमनी की इस शाखा में रक्त के बहाव की दिशा क्या थी मेरे बच्चे? ऊपर की तरफ थी। इसमें ऊपर की तरफ रक्त जा रहा था इसलिए इसको बोल दिया आरोही महाधमनी या आरोही एओर्टा। तो इसको बोल दिया आरोही एओर्टा, इसको बोल दिया आरोही एओर्टा। बोला सर ठीक है। हमने क्या देखा, ये जो एओर्टा थी इस एओर्टा से एक शाखा निकली, ये लो, इस एओर्टा से एक शाखा निकली और ये शाखा जो थी ये शाखा रक्त लेके कहां पहुंच गई? ये पहुंच गई हृदय की कार्डियक पेशी के पास। हृदय की कार्डियक पेशी के पास रक्त लेके गई ये शाखा जो कहां से निकली? आरोही एओर्टा से निकली। इस शाखा को ही बोलते हैं कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी, इस शाखा को ही बोलते हैं कोरोनरी धमनी, इस शाखा को ही बोलते हैं कोरोनरी धमनी। अब ये कोरोनरी धमनी हृदय की कार्डियक मसल में रक्त को सप्लाई करती है। हमें मान लीजिए ये लीजिए कोरोनरी धमनी से बन गई क्या अपने पास रक्त केशिका, ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज आपस में जुड़ी, ये लो, और जुड़ के इन्होंने बनाई वेन। आप देख रहे हैं ये हरे रंग वाली जो है इसमें रक्त के प्रवाह की दिशा जो है वो ये है, ये कोरोनरी वेन है। ये मेरे पास क्या है? इसको बोलते हैं कोरोनरी सिरा, इसको बोलते हैं कोरोनरी सिरा, इसको बोलते हैं कोरोनरी सिरा। पूछेगा कि सर आरोही एओर्टा से भुजा निकली कोरोनरी धमनी, इसमें कैसा ब्लड था? इसमें था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप यहां पे देखिए ये निकली कोरोनरी सिरा। अगर कोई कहे इस कोरोनरी सिरा में कैसा ब्लड, हम कहेंगे इसमें था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोला सर ठीक है। अगली कहानी बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। वो कहते हैं कोरोनरी सिरा कहां खुलती है? बेटा कोरोनरी सिरा के बारे में जब भी पूछे तो हमने बोला ओपन्स इनटू, अरे किसके अंदर खुलती है? हमने बोला ये कोरोनरी सिरा जाके खुलती है कोरोनरी साइनस में। याद होगा आपको कोरोनरी साइनस, याद होगा आपको कोरोनरी साइनस, याद होगा कोरोनरी साइनस। और मैंने ये बात आपको पहले भी बोली थी, ये कोरोनरी साइनस वही साइनस है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डालता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डालता है? हृदय की भित्ति से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वाले आलिंद में डालता है। तो मेरे बालक ये कोरोनरी साइनस में खुली और ये कोरोनरी साइनस किस में खुला? हमने बोला ओपन्स इनटू राइट वाला आलिंद। ये पूरी की पूरी कहानी है। ये कोरोनरी साइनस किस में खुला? ये कोरोनरी साइनस राइट वाले आलिंद में खुला। ये पूरी की पूरी कहानी है मेरे बच्चे, ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी है मेरे बच्चे, ये पूरी की पूरी कहानी है हमारी जुबानी है, पूरी की पूरी कहानी है हमारी जुबानी है। यस, आपको दिखाई दे रहा होगा ये खुल गया राइट वाले आलिंद में। ये पूरा का पूरा पथ जो था ये कोरोनरी परिसंचरण है। तो मैं ये कह दूं, जब भी कोई पूछे कि कोरोनरी परिसंचरण क्या है तो मैं ये कह दूं ये एक विशेष प्रकार का परिसंचरण पथ है जिसके द्वारा कोरोनरी धमनी जो है वो हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। तो जब भी पूछे कोरोनरी पथ के बारे में तो हमने बोला कि ये विशेष प्रकार का कोरोनरी पथ है, ये विशेष प्रकार का परिसंचरण पथ है, ये विशेष प्रकार का परिसंचरण पथ है जो जिसमें कोरोनरी धमनी हृदय की भित्ति को रक्त की आपूर्ति करती है। रक्त की आपूर्ति करती है। ये कोरोनरी धमनी जो है वो हृदय की भित्ति को रक्त की आपूर्ति करती है, इसे ही बोलते हैं कोरोनरी परिसंचरण। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। अगर डायग्राम पे फोकस करोगे तो डायग्राम खुद बोल उठेगा कि वर्ड में है एनसीईआरटी का स्वाद, एनसीईआरटी का स्वाद। डायग्राम चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि एक बार देखो तो सही, पूरा दिमाग में छप जाऊंगा, दिल में उतर जाऊंगा और मस्त मस्त दो नैनों में चमक जाऊंगा। ये बात डायग्राम बोलेगा, यही कोरोनरी साइनस, कोरोनरी परिसंचरण है। चले अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आगे लेके चलता हूं। कि सवाल था अपने पास, सर आप हमें ये बताइए कि हृदय की क्रिया का नियमन। सवाल था अपने पास, सर आप हमें बताइए हृदय की क्रिया का नियमन, हृदय की क्रिया का नियमन। ये लो, हृदय की क्रिया का नियमन, ये लो कहानी थी। सर आप बताओ ना हृदय की क्रिया का नियमन कितने तरीके से होता है? आपको पता है आपका दिल है वो हर घड़ी धड़कता रहता है, कभी तेज धड़कता है कभी धीरे धड़कता है।
तो कौन है जो ये कहता है कि कब तेज धड़कना है, कब धीरे धड़कना है, मतलब शरीर इसकी क्रिया का नियमन कैसे करता है? बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चे। आप लोगों को ये बात तो बखूबी पता है कि हमारा हृदय जो है वो मायोजेनिक हृदय है, मतलब हृदय संकुचन के आवेग को खुद उत्पन्न करता है। वो संकुचन के आवेग उत्पन्न करने के लिए किसी भी बाहरी उद्दीपन पर निर्भर नहीं करता है। तो अब बोलेगा बताओ नियमन कैसे होगा? तो देखो, हृदय की क्रिया के नियमन के लिए अपने पास दो है। पहला मेरे पास है तंत्रिकीय नियमन, पहला अपने पास है तंत्रिकीय नियमन, और दूसरा अपने पास है हार्मोनल नियमन। मतलब पहला मेरे पास है न्यूरल रेगुलेशन, दूसरा मेरे पास है हार्मोनल रेगुलेशन। दूसरा अपने पास है हार्मोनल रेगुलेशन। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को देखना, बड़ा प्यारा मजा आने वाला है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र इसकी क्रिया का नियमन कैसे करता है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चे हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं तंत्रिकीय नियमन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं मेरे बच्चे तंत्रिकीय नियमन के बारे में। तंत्रिकीय नियमन के बारे में बेटा, जब भी कहे कि हृदय की क्रिया का नियंत्रण करने वाले केंद्र को बोलते हैं कार्डियक सेंटर। यहां क्या बोलते हैं? कार्डियक सेंटर। तो हृदय की क्रिया का नियमन करने वाला कार्डियक केंद्र जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगेटा भाग में स्थित होता है। तो पहली बात तो यही लिख दूं कि कार्डियक केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगेटा दैट इज MO में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है? मेडुला ओब्लंगेटा भाग में स्थित होता है। अब पूछेगा सर ठीक है, अब हमें ये बताओ कि मेडुला में स्थित ये कार्डियक केंद्र जो है वो हृदय की क्रिया का नियमन कैसे करता है? मतलब मेडुला ओब्लंगेटा जो था वो हृदय की क्रिया का नियमन कैसे करता है? तो याद रखना, ये मेडुला ओब्लंगेटा या इसमें स्थित कार्डियक केंद्र जो था वो सिंपैथेटिक तथा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सहायता से, और ये दोनों के दोनों किसके हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की सहायता से हृदय की क्रिया का नियमन करता है। तो जब भी पूछे कि बताओ हृदय की क्रिया का नियमन किसकी सहायता से किया जाता है, तो आप कहोगे कि जब भी हृदय के पास सिग्नल भेजने की बात आएगी तो वो सिग्नल कौन भेजेगा? वो सिग्नल भेजेगा मेडुला ओब्लंगेटा। किसकी सहायता से? हमने बोला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो हमने बोला MO मेडुला ओब्लंगेटा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको अपन बोलते हैं ANS के द्वारा हृदय की क्रिया का नियमन करता है, ये हृदय की क्रिया का नियमन किसके द्वारा करता है? ANS के द्वारा करता है। अब पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको आप ANS कह रहे हो, इसके कितने भाग में बताए? दो, एक सिंपैथेटिक दैट इज अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो जब भी कोई बात करके चले मेरे बच्चे इस ANS के बारे में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इस ANS के कितने भाग है? हमने बोला दो भाग है। एक भाग है उसको अपन बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो भाग है उसे बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो पहला मेरे पास है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा इसका भाग है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र तो दो चीजें, एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा मेरे पास है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। पूछेगा सर ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? बेटा याद रखना, ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो विपरीत कार्य क्या करते हैं बच्चे? देखिए, हमने बोला ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या काम करेगा? बड़े ध्यान से देखना। ये नीले संकुचन सामर्थ्य, नीले की संकुचन सामर्थ्य को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये नीले की संकुचन की सामर्थ्य को क्या बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। अब बताओ अगर नीले नॉर्मल से ज्यादा संकुचन करेगा तो क्या होगा? जब नीले नॉर्मल संकुचन कर रहा था तो स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकल रहा था, उसकी वैल्यू थी 70 ml। अब बताओ अगर हृदय नॉर्मल से ज्यादा संकुचन करेगा, ये नीले नॉर्मल से ज्यादा संकुचन करेगा तो बाहर निकलने वाला रक्त जो था वो 70 ml से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो नीले में संकुचन का सामर्थ्य बढ़ाया। हमने बोला इसलिए क्या हुआ? आप कहोगे इसलिए सर स्ट्रोक वॉल्यूम जो था, SV जो था वो बढ़ गया, इसलिए हमने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया। पहला काम इसने ये किया। दूसरा काम क्या किया? थोड़ा गौर फरमाइएगा। दूसरा काम क्या किया? ये हृदय के SA नोड के पास सिग्नल लेके जाएगी और उसे कहेगी जल्दी जल्दी संकुचन कर, जल्दी जल्दी आवेग उत्पन्न कर। अब बताओ अगर SA नोड 1 मिनट में पहले नॉर्मल 70 से 75 आवेग उत्पन्न कर रहा था और ये कहेगी जल्दी जल्दी और उत्पन्न कर, अगर ऐसे कहेगी तो वो बताओ और ज्यादा उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? बोला हां 70 से 75 नॉर्मली कर रहा था, अब इससे भी ज्यादा उत्पन्न करेगा। और अगर इससे ज्यादा आवेग उत्पन्न करेगा तो याद रखना हमने बोला था कि SA नोड जितने आवेग उत्पन्न करेगा हार्ट बीट रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हार्ट बीट रेट जो है वो क्या होगी? इंक्रीज। हार्ट बीट रेट जो होगी इंक्रीज। मतलब हमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली। पहली चीज क्या देखने को मिली? पहली हमें देखने को मिली कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, और दूसरी चीज हमें देखने को मिली हार्ट बीट रेट बढ़ गई। अब याद करो स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा हार्ट बीट रेट उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट जो था वो बढ़ गया। तो याद रखना अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। पूछेगा गुरुजी ये परानुकंपी क्या काम करता है? ये बिल्कुल अनुकंपी का उल्टा क्या करेगा? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हमने बोला इस परानुकंपी का पहला काम तो क्या हो गया? इसका पहला होगा नीले की संकुचन सामर्थ्य को, ये तो क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था, ये क्या करेगा? घटाएगा। तो हमने बोला नीले संकुचन सामर्थ्य, नीले की संकुचन सामर्थ्य को इसने क्या कर दिया? कम
अब बताओ, नीले की संकुचन सामर्थ्य को इसने क्या कर दिया? कम। ये नीले की संकुचन सामर्थ्य को कम करता है, लेकिन ये होता है थोड़ा प्रभाव। ये संकुचन सामर्थ्य को कम तो करता है, लेकिन ये कैसा होता है मेरे बेटा? ये अपने पास होता है थोड़ा प्रभाव। इस पर तो ये थोड़ा प्रभाव डालता है, लेकिन दूसरा हमने बोला संकुचन सामर्थ्य कम हुई, तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए क्या हुआ? हमने बोला संकुचन सामर्थ्य कम हुई, इसलिए हमने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी घटा। लेकिन ये प्रभाव थोड़ा था तो उसमें परिवर्तन थोड़ा है, लेकिन दूसरा प्रभाव है जो इसका मुख्य प्रभाव है। वो ऐसा दूसरा प्रभाव क्या है? ये क्या काम करता है? ये हार्ट बीट रेट जो है उस हार्ट बीट रेट को घटाता है। ये हार्ट बीट रेट जो है उस हार्ट बीट रेट को घटाने का काम करता है, और यही इसका मुख्य प्रभाव है। यही इसका मुख्य प्रभाव है। मतलब ज्यादा परिवर्तन ये किसमें करता है? हार्ट बीट रेट में परिवर्तन करता है। तो अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया मेरे लाडले? आप कहोगे सर घट गया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया मेरे लाडले? घट गया। हार्ट बीट रेट क्या हो गई? घट गई। तो मैंने बोला परिणाम स्वरूप कार्डियक आउटपुट जो था वो भी क्या हो गया? घट गया। परिणाम स्वरूप कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? घट गया, घट गया, घट गया। ये लीजिए मुझे परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप कार्डियक आउटपुट जो था वो कार्डियक आउटपुट भी घट गया, घट गया, घट गया। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यही कहानी एनसीईआरटी माता ने दे रखी है। अब एनसीईआरटी माता ने जो बात दे रखी उसको एक दूसरे अंदाज में भी हम बोल सकते हैं। दूसरे अंदाज में भी हम बोल सकते हैं। बोले सर कैसे बोलेंगे? बड़े ध्यान से देखो। हम डायग्राम बना के इसी बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बना के और इसी बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने मान लिया ये जो भाग अपने को दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है मेडुला ओब्लंगेटा। ये भाग मेरे पास है मेडुला ओब्लंगेटा। इस मेडुला ओब्लंगेटा वाला जो भाग है हमने बोला यहां पर है कार्डियक प्रेरक केंद्र, कार्डियक प्रेरक केंद्र। ये कार्डियक प्रेरक केंद्र है, इसको बोलते हैं सीएसी, दैट इज कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर। और दूसरा मेरे पास है कार्डियक संदमक केंद्र, कार्डियक संदमक केंद्र। इसको अपन बोल के चलते हैं सीआईसी, दैट इज कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। मान लीजिए ये रहा तुम्हारा दिल। दिल है मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है भैया, ये है भाई साहब तुम्हारा दिल। हमने बोला ये तुम्हारा दिल है, और इस दिल में यहां पर ये जो संरचना है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसी को बोलते हैं एसए नोड। इस संरचना को तो बोलते हैं एसए नोड। ये लाल रंग से जो संरचना बना दी इसी को बोल रहे हैं एसए नोड। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना। पूछेगा हुआ क्या? बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। पूछेगा हुआ क्या? हमने कहा भाई ये कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर जो होता है यहां से एक जोड़ी तंत्रिका आती है। कितनी जोड़ी तंत्रिका? एक जोड़ी तंत्रिका आती है। ये लीजिए एक जोड़ी तंत्रिका आई। किसके पास आई? एसए नोड के पास आई। ये लीजिए एक तंत्रिका तो ये आ गई, और एक तंत्रिका ये आ गई। ये जो तंत्रिका है इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक तंत्रिका। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक तंत्रिका। जब भी बोलेंगे सिंपैथेटिक तंत्रिका कितनी है, हमने बोला एक ये रही और एक ये रही, टोटल संख्या में दो दो दो, तो ये संख्या में हो गई 1 पेयर। बेटा ये सिंपैथेटिक तंत्रिका एसए नोड के पास आएगी और यहां जाके क्या स्रावित करती है? हमने बोला इसने श्रावण किया, किसका श्रावण किया? नोरेपिनेफ्रिन का। नोरएपिनेफ्रिन का श्रावण किया, नोरएपिनेफ्रिन का श्रावण किया। और ध्यान रखना ये नोरएपिनेफ्रिन है, इसी को तो बोलते हैं नोरएड्रेनालिन। नोरएड्रेनालिन, ये नोरएड्रेनालिन क्या काम करेगा? हमने बोला ये पूछेगा कि बताओ ये नोरएड्रेनालिन क्या काम करेगा, तो याद करो नोरएड्रेनालिन तो क्या करता था? हमने बोला था ये तो सिंपैथेटिक तंत्रिका से निकला, और सिंपैथेटिक तंत्रिका क्या काम कर रही थी? हृदय की धड़कनों को बढ़ा रही थी। तो हमने बोला आते हैं क्या हुआ? आप कहोगे हार्ट बीट रेट जो थी वो इंक्रीज हो गई, हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो गई। चले भैया ठीक है। अब पूछेगा गुरुजी सीआईसी ने क्या काम किया? ये सीआईसी बिल्कुल इसका उल्टा काम करेगा। सीआईसी बिल्कुल इसका उल्टा काम करेगा। मतलब यहां से एक जोड़ी तंत्रिका सीआईसी के पास आएगी, ये लो, यहां से एक जोड़ी तंत्रिका सीआईसी के पास आएगी, ये लो। ये मेरे पास है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका। तंत्रिका बेटा ये पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका का दूसरा नाम है वेगस, वेगस नर्व। इसी का दूसरा नाम है वेगस नर्व। पूछेगा सर आप ये बताओ इन पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका की संख्या कितनी? दो, एक ये रही और एक ये रही, मतलब ये भी कितनी थी? एक जोड़ी। बच्चे ये तंत्रिका किस चीज को रिलीज करती है? बड़े ध्यान से देखना बच्चे, ये जो मेरे पास करती 1 पेयर। ये पूछेगा कि ये तंत्रिका किसको रिलीज करती है? हमने बोला ये किसका क्या कर रही है? ये कर रही है मेरे बच्चे श्रावण। बोला किस चीज का श्रावण कर रही है? हमने बोला एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन का किसका श्रावण कर रही है? हमने बोला ये एसिटाइल कोलिन का श्रावण कर रही है। और जब ये एसिटाइल कोलिन का श्रावण करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? आता है हार्ट बीट रेट जो थी वो मेरे बच्चे घटेगी, घटेगी, घटेगी। ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी है वो मेरे पास है कार्डियक प्रेरक केंद्र और संदमक केंद्र की। यस, कैसे काम करते हैं, कैसे हृदय की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। जल्दी से डायग्राम को देखो। ये डायग्राम खुद बोल उठेगा, खुद बोल उठेगा कि बड़ी प्यार से मेरी तरफ तुम देखो, दिमाग में छप जाऊंगा, दिल में उतर जाऊंगा और मस्त मस्त दो नैनों में चमक जाऊंगा। ये खुद बोलेगा, खुद बोलेगा। यस चले अब यहां पे जाके तंत्रिका नियंत्रण की कहानी हुई खत्म। इसके बाद हम बात करते हैं सर आपने एक बात और बोली थी कि हार्मोन से भी नियंत्रण होता है। हाँ जी, हम आपसे यही बात करते हैं कि जो हार्मोनल नियंत्रण है, हार्मोनल नियंत्रण या हार्मोनल नियमन है वो कैसे होता है? हार्मोनल नियंत्रण या हार्मोनल नियमन जो है वो कैसे होता है, हम ये बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला से हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनालिन तथा नोरेड्रेनालिन। तो हमने सबसे पहले बात की एड्रिनल एड्रिनल मेडुला
हॉर्मोन्स, हमने सबसे पहले बात करी एड्रिनल मेडुला हार्मोन। बच्चे जब भी एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग को देखोगे तो इस मेडुला भाग में क्या देखा, यहां से दो हार्मोन निकल रहे थे। पहले था एड्रिनलिन हार्मोन, दूसरा अपने पास था नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करते हैं बेटा, जब भी ये दोनों के दोनों हार्मोन आएंगे तो ये दोनों हार्मोन एक ही काम करते हैं, दैट इज हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करना, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करना। बस ये दोनों काम करते हैं, बस ये दोनों काम करते हैं। कौन? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। चले उसके बाद पूछेगा सर आप हमें बताओ थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है। पूछेगा सर आप हमें बताओ थायरोक्सिन हार्मोन ये क्या काम करेगा। ध्यान रखना एड्रिनलिन तथा नॉर एड्रिनलिन भी हार्ट बीट रेट को बढ़ाते हैं, ये भी हार्ट बीट रेट जो थी उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन कहानी पलट रही थी, बड़े ध्यान से देखना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं एसिटाइलकोलिन के बारे में। बच्चे आपने देखा था कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन जो थी वो एसिटाइलकोलिन का इस्तेमाल कर रही थी, और ये क्या काम करता है, हार्ट बीट रेट को घटाने का काम करता है, घटाने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र में मैं बताऊंगा कि एसिटाइलकोलिन एक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन यहां पे अपवाद है। ये कहानी जो है ये अपवाद है कि उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर होने के बाद भी ये एसिटाइलकोलिन हार्ट बीट रेट जो थी उस हार्ट बीट रेट को घटाने का काम करता है, घटाने का काम करता है। यस, कहानी क्लियर है। चले यहां पे जाके हार्मोन रेगुलेशन वाली कहानी खत्म। अब था कि हमें तुम्हारा हाल दिल पता करना था कि गुरुजी दिल से रिलेटेड बीमारियां कौन सी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवाल यहां से आता है और मैं एक ही सवाल यहां पे करूंगा, दिल से रिलेटेड बीमारियों का रसूल अदालत में, बस वो मैच कर देना। सारी बीमारियां, सारे के सारे दिल की दर्द वो आपके फिंगर टिप्स में होंगे। चले तो जल्दी से ऐसा मत मानना भैया कि हमारी आंखें आंसू से नम नहीं। अरे हमारी आंखें आंसू से नम नहीं, तुम समझते हो हमको कोई गम नहीं, तुम तड़फ कर रोगी तो क्या गम छुपा कर हंसने वाले हम भी कुछ कम नहीं, हम भी कुछ कम नहीं, हम भी कुछ कम नहीं। क्या बात क्या बात क्या बात। तो चलो भाई साहब पहली बीमारी आपके सामने आ गई है और इस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन, जिसको अपन बोलते हैं अति तनाव। तनाव इसी को अपन बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अपन कहते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर कि भाई बीपी हाई है, वो यही है, उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब। अब सवाल तो ये था कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि एक व्यक्ति को देखें तो उस व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ये लीजिए। तो हमने पूछा कि वो कहेगा स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब। बेटा एक स्वस्थ व्यक्ति जो था उसका रक्तदाब जो होता है वो होता है 120/80 mmHg। ये mmHg यूनिट है मेजरमेंट की। मतलब ये था, वो पूछे 120 कब, अरे जब नीले में संकुचन होगा, तो हमने बोला इसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। इसको अपन बोलते हैं मेरे बेटा सिस्टोलिक दाब। ये सिस्टोल वाली अवस्था का दाब है, यहां पे आप देख रहे होंगे, तो इसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक दाब। इसको अपन बोल रहे हैं डायस्टोलिक दाब। बोला गुरुजी ठीक है। अब ये तो नॉर्मल दाब था, लेकिन अगर कोई कहे कि सर उच्च रक्तदाब किसको बोलेंगे, ये लीजिए। अगर कोई कहे कि उच्च रक्तदाब, अगर कोई कहे कि सर उच्च रक्तदाब किसको बोलेंगे, तो आपका सीधा सटीक एक ही जवाब होगा, सर उच्च रक्तदाब होता है 140/90 mmHg। या तो इतना दाब हो या इससे अधिक। अगर या इससे अधिक होगा तो उच्च दाब बोलेंगे, उससे पहले हम मान के चलेंगे कि भाई नॉर्मल दाब ही है। अब एक छोटी सी बहुत मोटी सी बात, इससे जब उच्च रक्तदाब होता है, तो जब उच्च रक्तदाब होगा, हाइपरटेंशन होगा, तो सभी लोग प्रभावित होते हैं, शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं। लेकिन उच्च रक्तदाब मुख्य रूप से कौन से अंगों को प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? तो हमने बोला उच्च रक्तदाब से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले अंग। कि कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो उच्च रक्तदाब से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? भाई बड़े ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं? बेटा मुख्य रूप से 3 अंग प्रभावित होते हैं। कितने अंग? 3 अंग। अब इन 3 अंगों को मैं मान लेता हूं ये 3 BHK का फ्लैट है, तो मेरी याद करने की ट्रिक ये है 3 BHK। ये 3 अंग हैं जो उच्च रक्तदाब से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पूछेगा सर 3 BHK का मतलब, बेटा B फॉर ब्रेन, H फॉर हार्ट, K फॉर किडनी। एनसीईआरटी माता की क्लियर लाइन है कि ये वो 3 अंग थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित, तो सारे शरीर के अंग है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इनको पहुंचता है। पूछेगा गुरुजी ठीक है, गुरुजी एक बात बताओ, हमसे कहा सर डॉक्टर यहाँ पे पल्स चेक करता है, डॉक्टर पास जाते हैं बुखार वगैरह, तो ऐसे हाथ से ऐसे चेक करता है, पल्स चेक करता है, इसको बोलते हैं नब्ज। तो आप बताओ ये नब्ज का दाब जो होता है ये कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? बड़े ध्यान से देखो, अगर कोई मेरे से पूछे कि सर आप हमें बताओ पल्स प्रेशर, जिसको अपन बोलते हैं नब्ज दाब, जिसको हम बोलते हैं नब्ज दाब, तो नब्ज दाब जो होता है वो अपने पास होता है बेटा सिस्टोलिक दाब माइनस डायस्टोलिक दाब। तो जब भी बोले नब्ज का दाब कौन सा होता है, हमने बोला भैया सिस्टोलिक दाब माइनस डायस्टोलिक दाब बराबर नब्ज दाब बराबर नब्ज दाब। अब पूछे कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी हुई, तो हमने कहा पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक दाब कितना था 120, डायस्टोलिक दाब कितना था 80, तो वैल्यू कितनी हुई 40 mmHg। 40 mmHg यही पल्स प्रेशर की वैल्यू हुई, जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है मेरे लाडले, याद रखनी है मेरे लाडले। यस चले भैया, चले पहली बीमारी खलास, हम अगली बीमारी की तरफ मूव करते हैं। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, अगली बीमारी कौन सी है
बेटा अगली बीमारी को हम बोल रहे हैं कोरोनरी धमनी रोग। बेटा ध्यान से देखना, इसी को अपन बोल रहे हैं हिंदी में कोरोनरी धमनी रोग। कोरोनरी धमनी रोग बेटा इसी को शॉर्ट में अपन बोलते हैं CAD। अब आपको पता है कोरोनरी धमनी कौन सी धमनी थी जो हृदय की कार्डियक मसल को रक्त की सप्लाई करे, वही तो थी कौन, कोरोनरी धमनी। तो अब ध्यान से देखना, हमने माना कि अपने पास ये कोरोनरी धमनी रोग है, इसी को सामान्यतः हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हमने बोला इसे प्राय है एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो इसे प्राय है एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं किसको, कोरोनरी धमनी रोग को। इसमें क्या होता है बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। हमने मान लिया बेटा, ये मान लीजिए अपना हार्ट है, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना, ये मान लीजिए अपने पास ये जो संरचना है ये अपने पास हार्ट है। हमने आपको बोला था कि हार्ट की भित्ति को अगर देखोगे तो उस हार्ट की भित्ति में आपको मिलेगी कौन सी मसल, आप कहोगे सर हृदय पेशियां। हमने मान लिया ये लाल वाली जो दिखाई दे रही है ये मेरे पास है हार्ट मसल। आपको पता है हृदय पेशियों में सदैव एरोबिक श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बोला हाँ गुरुजी। अब बड़े ध्यान से देखो, हमने कहा हृदय पेशियों को रक्त सप्लाई कौन करती है, इन हृदय पेशियों के पास अगर रक्त आ रहा है तो रक्त के प्रवाह की दिशा क्या है, हमने बोला रक्त के प्रवाह की दिशा ये है। एक नॉर्मल कोरोनरी धमनी में रक्त जा रहा है, रक्त के प्रवाह की दिशा ये है, और ये रक्त इन हृदय पेशियों के पास आ रहा है। जब रक्त जा रहा है तो पोषक पदार्थ भी जा रहे हैं, ऑक्सीजन भी जा रही है, और हृदय पेशियां आराम से काम कर रही है, और तुम्हारा दिल धड़क रहा है। जाने किस किस के लिए धड़क रहा है, तभी तो तुम कहते हो कि किस किसका इंतजार करते हैं, किस किसका इंतजार करते हैं, कम वक्त जिंदगी है ही वो छोटी, वरना हम तो लड़की से प्यार करते, तभी तो बोल देते हैं ना ऐसे। हाँ तो देखना मजा आएगा लेक्चर में, बहुत मजा आने वाला है। यस, तो हमने बोला कि जब ये रक्त वाहिनी ऐसी है तो खूब सारा रक्त जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों में क्या हुआ, कुछ लोगों में हमने देखा कि ये जो मेरे पास रक्त वाहिनी है इस रक्त वाहिनी में थक्का जमने लग गया। ये लीजिए, हमने माना कि ये जो मेरे पास है ये मेरे पास है थक्का, जिसको बोलते हैं प्लेक। ये मेरे पास रक्त वाहिनी का थक्का है, और इस थक्के को ही क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं। अब मेरे को बताओ, पहले ये रास्ता बहुत चौड़ा था, थक्का जमने के बाद ये जो रास्ता था ये सकरा हुआ कि नहीं हुआ, बोला हाँ हुआ। लेकिन गुरुजी ये बताओ पहले, ये जो थक्का बना, ये प्लेक बना, बना किस चीज से। बेटा वैज्ञानिकों का, डॉक्टर कैसा मानना है, ये थक्का जमता है ये वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयन तथा तंतुओं के जमाव के कारण बनता है। तो थक्का किसके कारण बनता है, मैं लिख देता हूं कि थक्के का निर्माण वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम +2 तंतु आदि के जमाव के कारण होता है। अब हमने बोला थक्के का निर्माण कैसे हुआ, ये बात हमारी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इस बात में कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं है। लेकिन थक्का जमा तो क्या हुआ, कोरोनरी धमनी की जो गुहा थी वो बताओ सक्रिय हुई कि नहीं हुई, नैरो हुई कि नहीं हुई, बोला यस। तो थक्का जमा, तो थक्के के कारण क्या हुआ, हमने बोला थक्का जमा, इस थक्के के कारण क्या हुआ, हमने बोला इसलिए कोरोनरी धमनी की गुहा, इसलिए हमने क्या कहा कि कोरोनरी धमनी की गुहा क्या हुई, सक्रिय हुई, दैट इज नैरो। इसलिए हमने कहा कि कोरोनरी धमनी की जो गुहा है वो सक्रिय हुई, नैरो हुई। अब बताओ, अगर कोरोनरी धमनी की गुहा सक्रिय होगी, नैरो होगी, तो मेरे को बताओ हृदय की पेशियों में रक्त की सप्लाई जो थी वो क्या पहले के बराबर होगी कि घटेगी, सीधा जवाब था सर रक्त सप्लाई भी घटेगी। तो इसलिए मैंने बोला कि क्या हुआ, हमने बोला आता है हार्ट मसल की रक्त आपूर्ति प्रभावित होती है। हमने बोला इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट मसल्स जो होती है उनकी रक्त आपूर्ति प्रभावित होती है, रक्त आपूर्ति प्रभावित होती है। इसी बीमारी जिसमें थक्का जमने के कारण हृदय पेशियों की रक्त आपूर्ति प्रभावित होती है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी धमनी रोग। तो सीधी बात है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को देखना, मैंने तो डायग्राम बना के उस पूरी कहानी को चिपका दिया है कि कोरोनरी धमनी रोग में क्या होता है, कोरोनरी धमनी में थक्का जम जाता है जो कि वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आयन तंतु आदि के जमाव के कारण बनता है, जिससे कोरोनरी धमनी की गुहा क्या हो जाती है, सक्रिय, और इसी वजह से हृदय को या हृदय पेशियों की रक्त आपूर्ति क्या होती है, प्रभावित, वो घट जाती है, इसे ही बोलते हैं कोरोनरी धमनी रोग। अब बड़े ध्यान से देखना, अब सवाल था, कहानी आगे थी, सर अगली बीमारी कौन सी है, अगली बीमारी का नाम अपने पास है बेटा वो है एंजाइना। बीमारी का क्या नाम है, बीमारी का नाम है अपने पास एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस इसको बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस इसको बोलते हैं, और इसी का तीसरा नाम है मायोकार्डियल इस्केमिया। मायोकार्डियल इस्केमिया। अब बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सर इस मायोकार्डियल इस्केमिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इस्केमिया जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, इस मायोकार्डियल इस्केमिया को ही बोलते हैं हृदय सूल, इसे ही बोलते हैं हृदय सूल, इसी को बोलते हैं हृदय सूल। ये मायोकार्डियल इस्केमिया है, इसी को अपन ने नाम दिया हृदय सूल। हृदय सूल किसका नाम है, इस मायोकार्डियल इस्केमिया एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना का ही नाम है हृदय सूल, हृदय सूल। चलो भैया अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, पूछेगा सर आप बताओ इस एंजाइना वाली केस में क्या होता है। बेटा मैं ये पूरी की पूरी कहानी डायग्राम बना के बताऊंगा, कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा बढ़िया रखना ताकि मजा आ जाए, कॉन्सेप्ट में मजा आ जाए। बड़े ध्यान से देखना, अगेन हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, अगेन हमने बात किया कि ये अपने पास हार्ट है,
अगर ये हृदय है तो हृदय के अंदर ये सारी रही कार्डियक मसल्स, बहुत ध्यान से, हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स। ये मेरे पास जो है, ये हमने बोल दिया, ये मेरे पास जो है ये सारी सारी हृदय पेशियां हैं। बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि हृदय पेशियों में सदैव वायवीय श्वसन होता है, तो यहाँ पे कैसा श्वसन? हमने बोला यहाँ पे है वायवीय श्वसन, यहाँ पे होता है वायवीय श्वसन। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को देखना। हुआ क्या? हुआ क्या? हमने माना कि ये मेरे पास जो थी ये कोरोनरी धमनी है। कौन सी धमनी है? हमने बोला ये जो दिखाई दे रही है ये मेरे पास है कोरोनरी धमनी, ये मेरे पास है कोरोनरी धमनी। ये जो दिखाई दे रही है ये मेरे पास क्या है? कोरोनरी धमनी। भैया ये भी तो यहाँ पे बनाई थी, ये भी मेरे पास क्या है? कोरोनरी धमनी। और आपको पता है कि कोरोनरी धमनी जो थी ये ही हृदय की कार्डियक पेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। ये लो, जब कोरोनरी धमनी नॉर्मल है तो हृदय पेशियों के पास नॉर्मल मात्रा में रक्त जा रहा है, नॉर्मल मात्रा में जब जा रहा है तो वो अपना काम बखूबी कर रही है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो मेरे पास कोरोनरी धमनी है, इस कोरोनरी धमनी में ये प्लेक बन गया, ये थक्का बन गया। बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला कि ये थक्का बन गया, थक्का बन गया, थक्का बन गया। जब थक्का बना तो हमने बोला ये जो दिखाई दे रहा है ये मेरे पास थक्का है, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है ये मेरे पास प्लेक है, थक्का है। बताओ इतनी सी बात में किसी को भी कोई दिक्कत, कोई गड़बड़, घोटाला, कोई लोचा? बोला नहीं सर। अब मेरे को ये बताओ, ये थक्का जमा हुआ तो इस थक्के ने क्या पूरी की पूरी कोरोनरी धमनी को ब्लॉक कर दिया? आपको नहीं, कोरोनरी धमनी को आंशिक रूप से ब्लॉक किया, आंशिक रूप से ब्लॉक किया तो उसकी गुहा क्या होगी? सक्रिय। देखो ये रास्ता, ये ऊपर का ये रास्ता तो अपने पास, ये रास्ता तो अपने पास ऐसा है जहां से अभी भी रक्त जा सकता है, इस रास्ते से ओके, तो अभी भी रक्त जा सकता है। बोला बिल्कुल सर जा सकता है। तो हमने बोला कि ये थक्का जमा इसकी वजह से क्या होगी? कोरोनरी धमनी जो थी वो आंशिक रूप से बंद हुई, आंशिक रूप से ब्लॉक हुई। तो हमने बोला थक्का जमा, और इस थक्कों की वजह से क्या हुआ? कोरोनरी धमनी की, कोरोनरी धमनी की गुहा जो थी उस पे क्या फर्क पड़ा? हमने बोला कोरोनरी धमनी की जो गुहा है उस पे क्या फर्क पड़ा? हमने बोला वो होगी सक्रिय, दैट इज नैरो। कोरोनरी धमनी की जो गुहा है वो गुहा होगी सक्रिय, वो गुहा होगी नैरो। कोरोनरी धमनी की जो गुहा है वो होगी सक्रिय, गुहा होगी नैरो। बोला सर ठीक है। कोरोनरी धमनी की गुहा जो है वो होगी सक्रिय, गुहा होगी नैरो। बोला सर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बड़े ध्यान से देखना, जब कोरोनरी धमनी की गुहा सक्रिय होगी तो बताओ हृदय पेशियों के पास रक्त की सप्लाई घटेगी कि बढ़ेगी? जल्दी बोलो, हृदय पेशियों के साथ पास रक्त की सप्लाई घटेगी कि बढ़ेगी? यस। आप कहोगे कि सर हृदय पेशियों के पास जब गुहा सक्रिय होगी तो रक्त की सप्लाई घटेगी, तो हमने बोला इसलिए हार्ट मसल्स के पास, हार्ट मसल्स के पास रक्त की आपूर्ति जो है वो क्या होने लगी? घटने लगी। अब मेरे को बताओ, अगर हृदय पेशियों के पास रक्त की आपूर्ति घटेगी तो रक्त कम जाएगा तो पोषक पदार्थ भी कम जाएंगे, ऑक्सीजन भी कम जाएगा। तो मैं मेनली फोकस करता हूं ऑक्सीजन पे, बड़े ध्यान से देखना। तो हमने बोला रक्त आपूर्ति घटी, इसलिए आता है हार्ट मसल्स के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति, हार्ट मसल्स के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति जो थी वो ऑक्सीजन की आपूर्ति भी क्या होगी बेटा? कम होगी। हार्ट मसल्स के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति जो थी वो ऑक्सीजन की आपूर्ति भी क्या होने लगी? कम होने लगी। अब कान खोल के सुन लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत जबरदस्त बात है। अगर हार्ट मसल्स के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगी तो क्या हुआ? हमने बोला परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हमने बोला परिणाम ये निकला इसका कि व्यक्ति के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। जैसे हिंदी फिल्मों में देखते होगे ना, जो हीरोइन कहती है कि मैं रूखी सूखी खा लूंगी और शादी तो हीरो के बारे में कहती है उसी से करूंगी, तो हीरोइन वापस वो वाला सीन देखा है? बिल्कुल वही सीन हुआ। मतलब व्यक्ति के सीने में तेज दर्द होता है। बेटा हमने बोला कि जब हृदय पेशियों के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, कम ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, तो सीने में बहुत तेज का दर्द होता है। और ये सीने में जो बहुत तेज दर्द हुआ इसी को अपन क्या बोलते हैं? हमने बोला इसी को अपन बोलते हैं एंजाइना। ये जो सीने में बहुत तेज, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, इस दर्द को क्या बोलते हैं? एंजाइना। तो जब भी एंजाइना के बारे में पूछे तो झंडे गाड़ देना मेरे बच्चे इन दो चीजों पे कि ऑक्सीजन की सप्लाई हुई कम और इस वजह से सीने में हुआ बहुत जोर का दर्द, इसी को बोलते हैं एंजाइना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना, वो हर लाइन खुद बोल उठेगी कि सर ने जो बताया वो एकदम बाउंडर बताया। यस, इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है तो बोलो, नहीं तो इस डायग्राम को बड़ी प्यार से तुम देखो, सब कुछ समझ आएगा। यस, चले आगे बढ़ते हैं, अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं। अगली बीमारी आई हार्ट अटैक। अब हम मानो कि प्रॉपर्टी है किसी के हृदय से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो गांव में के शहर में भी कहते हैं भाई उसे तो हार्ट अटैक आया, एक बार पहली बार भी आया था, दूसरी बार, इस बार तो तीसरा झटका है, हार्ट अटैक आ गया। अरे भाई सारी बात अलग अलग है, ये तो डॉक्टर चेक करेगा तब पता चलेगा कि हार्ट अटैक आया था, कि हार्ट फेल हुआ था, कि हार्ट ब्लॉक हुआ था, कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये सारी बातें अलग अलग है, एक बात नहीं है। अब तुम्हें ये बात बता रहा हूं, अपने घर परिवार में, गांव में सबको ये बता देना कि भाई ऐसे ज्ञान मत फेलो, ये सारी बात अलग है, डॉक्टर चेक करेगा तब पता चलेगा कि हार्ट अटैक को ही बोलते बेटा हृदयाघात। इसी का एक और नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यही इसका नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये सारे नाम किसके? हार्ट अटैक के। अब कहानी देखना कि भैया अगर किसी को एंजाइना हुआ था, हृदय शूल हुआ था तो क्या होगा? अगर हार्ट अटैक हो गया, हृदय घात हो गया तो उस घात में क्या होगा? बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं आपका अपना स्काई सर, आप बच्चों के लिए खास। ये लो भाई, हमने मान लिया मेरे बालक ये अपने पास दिल है, इस दिल के अंदर ये हमने मान लिया कार्डियक मसल है। बोला गुरुजी ठीक है, ये लो, हमने बोला ये दिल है और इस दिल के अंदर ये रही कार्डियक मसल्स, ये लो, हमने बोला ये मेरे पास है कार्डियक
मसल्स, ये मेरे पास है कार्डियक मसल्स। अब कहानी को सुनना बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से। हमने बोला ये मेरे पास कोरोनरी धमनी है, ये लीजिए बहुत ध्यान से, ये मेरे पास जो है ये कोरोनरी धमनी है। ये मेरे पास जो आपको दिखाई दी है ये मेरे पास है कोरोनरी धमनी। तो आपको पता है कोरोनरी धमनी तो थी जो हृदय के पास या हृदय पेशियों के पास रक्त को लेकर जा रही थी। बोला सर ठीक है। अब शुरुआत में क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला इस कोरोनरी धमनी में थक्का जमना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे जमा, थोड़ा सा ब्लॉक, फिर थोड़ा ब्लॉक और बड़ा, फिर थोड़ा ब्लॉक और बड़ा, थोड़ा ब्लॉक और बड़ा। जब तक ये था तब तक हमने इसे मायोकार्डियल इस्केमिया बोल दिया था, एंजाइना बोल दिया था। लेकिन जमते 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 पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना, ये मेरे पास जो है ये क्या है, थक्का। ये बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है, ये मेरे पास थक्का है। अब पूछेगा ये थक्का इसने क्या कर दिया, कोरोनरी आर्टरी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। तो थक्के ने क्या काम किया, हमने बोला कोरोनरी धमनी को पूर्णतः ब्लॉक कर दिया। हमने बोला इसने क्या कर दिया, हमने बोला कोरोनरी धमनी जो है उस कोरोनरी धमनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कोरोनरी धमनी को पूरी तरह क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। किसने, थक्के ने कोरोनरी धमनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुनना भाई साहब, जब कोरोनरी धमनी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई तो अब क्या होगा। अरे जब ये रास्ता ही बंद हो गया तो याद रखना, किसी बच्चे ने क्लास में सवाल पूछा था सर बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं। बेटा डॉक्टर जो है हमारी थाई वाले पार्ट से छोटी सी रक्तवाहिनी लेते हैं और उस रक्तवाहिनी को मैं छोटा सा डायग्राम बना के बताने की कोशिश करता हूं। उस रक्तवाहिनी से क्या करेंगे, बाईपास सर्जरी करेंगे। और उस बाईपास सर्जरी में क्या करेगा, इस थक्के से पहले वाले भाग को काट के और इधर ऐसे ये इस रक्तवाहिनी को ऐसे जोड़ देंगे। अब रक्त जो था ये यहां से इधर से होता हुआ इधर चला जाएगा। ये तो थी बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में ये होता है रास्ता बंद हो गया, अगर वो थोड़ा बहुत खुला रहेगा तो वो स्टंट लगा देंगे, जिसे गांव के आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं इसके, तो चलने लग गए, वो लगा देंगे। मेरी बात क्लियर है। तो ये डाउट उस बच्चे का क्लियर हो गया होगा जिससे मैंने कहा था रे दोस्त दिल थाम के बैठ, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। तो उस अंजाम तक पहुंचने से पहले मैंने बात बता दी। अब सवाल था कि सर ये रास्ता पूरा का पूरा बंद हो गया तो क्या होगा। तो अब बताओ, क्या हृदय पेशियों के पास रक्त जा रहा है ना, क्या ऑक्सीजन जा रही है ना, क्या पोषक पदार्थ जा रहा है ना। तो हमने कहा कि जब कोरोनरी धमनी ही पूरी तरह ब्लॉक हो गई तो कार्डियक मसल्स के पास रक्त आपूर्ति, कार्डियक मसल्स के पास रक्त आपूर्ति का क्या हुआ। बोला सर रक्त आपूर्ति जो थी वो क्या हो गई, स्टॉप। भाई साहब कॉन्सेप्ट यही था कि कार्डियक मसल्स के पास रक्त आपूर्ति जो है वो रक्त आपूर्ति बंद हो चुकी है। और जब रक्त आपूर्ति बंद हो गई तो जब रक्त नहीं जाएगा तो कार्डियक मसल्स के पास पोषक तथा ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। तो मैंने बोला आता है कार्डियक मसल्स के पास पोषक तथा ऑक्सीजन आपूर्ति, इसकी आपूर्ति। हमने बोला भैया ये भी क्या होगी, स्टॉप। हर जब रक्त ही नहीं जा रहा तो भाई साहब ना तो पोषक पदार्थ जाएंगे ना ऑक्सीजन जाएंगे। अब हृदय को धड़कवाने के लिए कार्डियक मसल में क्या करना पड़ेगा, संकुचन। क्या करना पड़ेगा, संकुचन। उस संकुचन के लिए चाहिए ऊर्जा, ऊर्जा के लिए चाहिएगा पोषक पदार्थ। फिर ये हमेशा करती वायु श्वसन, उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं मिलेगी तो इनकी कमी की वजह से अचानक से हृदय पेशियां जो थी वो क्षतिग्रस्त होने लगती है, हृदय पेशियां मरने लगती है। तो परिणाम स्वरूप अचानक से हार्ट मसल्स क्षतिग्रस्त होने लगती है। अचानक से हार्ट मसल्स क्षतिग्रस्त होने लगती है। पूछेगा कि जब हार्ट मसल्स अचानक से क्षतिग्रस्त होने लगे, नष्ट होने लगे, तो इसको क्या कहते हैं। तो हमने बोला इसको ही हम कहते हैं कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। कि भाई उसके तो हार्ट अटैक आया। इसको ही हम बोलते हैं मेरे बच्चे हार्ट अटैक। तब हम कहेंगे कि उस इंसान को तो हार्ट अटैक आया है। क्या है मेरे बालक, हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है। मतलब क्या था, मतलब ये था कि हमने एंजाइना पढ़ा था जिसमें आंशिक ब्लॉकेज था। आंशिक ब्लॉकेज में तो दिल में दर्द सा हुआ है, बस वो दर्द हुआ, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया, डॉक्टरों ने स्टंट लगा दिया, घर भेज दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा कम लोड लिया कर, चिल मारा कर। लेकिन अगर हार्ट अटैक आ गया तो फिर बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अगर ये मर गई तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तभी कहते हैं कि समय समय पे हृदय का चेकअप कराते रहो, क्योंकि आपको ये कहोगे कि यार वो तो बैठा हुआ था, बैठा बैठा अचानक से गिर गया, ओ माय गॉड क्या हुआ भैया। ये सब काम अचानक ही होता है, क्योंकि हृदय पेशी अचानक से क्षतिग्रस्त होने लगती है तो बेचारा मरेगा ही, तो क्या होगा। चले भाई, हार्ट अटैक की कहानी भी कंप्लीट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं अगली कहानी सुनाता हूं आपको। और अगली कहानी हार्ट फेलियर, जिसको अपर बोलते हो हृदयपात। हार्ट फेलियर को ही क्या बोलते हो बेटा, हृदयपात। अब एक बात बताओ, हमने बोला था हार्ट अटैक तथा हार्ट फेलियर दोनों अलग अलग बात है। चले, तो पूछेगा सर हार्ट फेल का मतलब क्या है। अरे पप्पू फेल हो गया, अरे पप्पू पास हो गया। कहानी सुनिए, फेल का फेल, पास का पास। तो कहने का मतलब अगर काम कर दिया सही से तो पास, अगर काम सही से नहीं कर पाया तो उसको अपन बोल देंगे फेल। तो हृदय का क्या काम है, अरे हृदय तो हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है। ऐसा मत करना गुरु जी, हृदय का काम तो प्यार करना है। प्यार करना नहीं, प्यार दिमाग से होता है बेटा, हृदय से प्यार नहीं होता है ना। प्यार दिमाग से होता है, हृदय से कोई प्यार नहीं होता है ना। हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा लिम्बिक सिस्टम, वो प्यार करवाता है, हृदय प्यार नहीं करवाता। हृदय का काम तो रक्त जो था उस रक्त को पंप करना था, क्योंकि जब तुम्हें प्यार होगा, नफरत होगी तो धड़कनें बढ़ेगी। हाँ, वो बेचारा दिल ही कर रहा है सब काम। अब कह रहा है हृदय फेल हो गया, किसमें भैया, हृदय को काम दे रखा है हमने कि तू शरीर को इतने दाब के साथ पंप कर कि शरीर के प्रत्येक अंग को जितनी जितनी जरूरत है उसे उसकी जरूरत के हिसाब से रक्त मिल जाए। अगर हृदय शरीर के अंगों को उनकी आवश्यकता अनुसार रक्त पंप करने में फेल हो जाता है, उनकी आवश्यकता अनुसार रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता, तो इसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, हृदय बात कि हृदय अपना काम करने में असफल हो गया, फेल हो गया। तो जब भी पूछे तो सीधी भाषा में लिखता हूं कि जब हृदय
जब हृदय शरीर के विभिन्न अंगों को जब हृदय शरीर के विभिन्न अंगों को उनकी आवश्यकता अनुसार रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता तो इसे हार्ट फेलियर कहते हैं। लेकिन इस हार्ट फेलियर के लिए हमेशा हृदय जिम्मेवार नहीं होता। कई बार होता है कि हृदय तो अपना काम कर रहा होता है लेकिन कोई और गड़बड़ घोटाला हो जाता है जिसकी वजह से इन अंगों के पास उनकी जरूरत के हिसाब से रक्त नहीं पहुंचता। तो अंग शिकायत करते हैं कि हमें हमारी आवश्यकता अनुसार रक्त की आपूर्ति नहीं हो रही, तो भी उसका दोष हम किसको दे देते हैं? हार्ट को दे देते। तू ही फेल है, ये तो तेरा काम था, हमें थोड़ी पता वजह क्या थी, तेरी गड़बड़ थी किसी और की गड़बड़ थी, लेकिन काम तेरा था तो जिम्मेवार तू ही है। तो हमने बोला कई बार होता है संकुलित हार्ट फेलियर। तो कभी कभी संकुलित हृदयपात होता है जो फेफड़ों में रक्त के संकुलन दैट इज संग्रहण के कारण होता है। तो उसको बोलते हैं संकुलित हृदयपात। उसे क्या बोलते हैं? संकुलित हृदयपात। चले, यहां पे हार्ट फेलियर की कहानी पता चल गई कि हार्ट फेलियर में क्या होता है। हृदयघात अलग, हृदयपात अलग, हृदयशूल एंजाइना पेक्टोरिस अलग। अब बात करते हैं सर कार्डियक अरेस्ट क्या है भैया? कार्डियक अरेस्ट बेटा, जब भी कहे कार्डियक अरेस्ट क्या है तो याद करो मैंने बोला था पिप 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 पी और सीधी लाइन तो कहते सर लिया। तो जब हृदय धड़कना क्या कर देता है? बंद। जब हृदय धड़कना बंद कर देता है, हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? बंद। तो उस अवस्था को ही क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। तो मैंने बोला जब हृदय धड़कन बंद हो जाती है तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसे ही बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अंतिम बीमारी आपके सामने जिसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। पूछेगा सर हार्ट ब्लॉक क्या है? अरे एक नॉर्मल सी बात पूछो, कोई कहे रोड ब्लॉक है, इसका मतलब रास्ता कहीं से बंद हो गया, टूटा फूटा, कोई गड़बड़ घोटाला, वहां से नहीं जा सकते। तो सेम यही बात है। आप देखो संकुचन के आवेग कहां से निकले? एस नोड से कहां है? एवी नोड से कहां है? एवी बंडल में, फिर लेफ्ट तथा राइट शाखा में, और उसके बाद गए प्रोटीन तंतु में, तब जाके वेंट्रिकल में संकुचन होता। तो ये पूरा का पूरा रास्ता जो था ये आवेग के संचरण का मार्ग था। तो अगर मान लीजिए आवेग संचरण का ये मार्ग रोड था, ये कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाए, कहीं से टूट जाए, कहीं से अवरुद्ध हो जाए, तो बताओ क्या ऐसे नोड में उत्पन्न होने वाला आवेग नीले तक सही से पहुंच पाएगा? आप कहोगे नन्ना रे नहीं पहुंच पाएगा। तो बेटा इसे बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, क्योंकि अगर नीले तक संकुचन का आवेग नहीं पहुंचा तो नीले में संकुचन नहीं होगा, तो शरीर में रक्त की सप्लाई भी नहीं होगी। तो हमने बोला कि जब हृदय का आवेग संचरण का मार्ग अवरुद्ध या मैं कहूं क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे हार्ट ब्लॉक कहते हैं। यस भाई साहब, यहां पे जाके हमने तुम्हारे दिल के सारे हाल दिल जो भी तुम्हें रोग लग रहे थे, लेकिन प्यार वाला रोग दिल में नहीं लगता है, वो मैंने पहले बता दिया था, उसको छोड़ के सारे रोगों के बारे में बात कर ली। तो अब मैं आप लोगों से बात करूंगा रसगुल्लों की अदालत के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर में जब भी आप देखोगे तो अपने पास मेन जो कहानी अभी बात कर रहा हूं वो हृदय से संबंधित रोगों की है। तो सवाल एक ही है इस रसगुल्लों की अदालत में। अगर ये एक सवाल लगा लिया तो सारी चीजें क्लियर होगी। क्या है सवाल? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा मेरे बच्चे। यस, सवाल ये कार्डियक अरेस्ट का सीधा मतलब था हृदय की जंजीरों में गिरफ्तार ना हो जाए, प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। तो अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया।